Hello guys, I am back with the most awaited and important topic of ancient history, that is Indus Valley Civilization, or we can say it हड़प्पन सिविलाइजेशन। आज हम यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। बेसिक तौर पर हम लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैल्कोलिथिक एज के बारे में हमने पढ़ा था, ताम्र पाषाण युग के बारे में हमने पढ़ा था। ताम्र पाषाण युग, जैसा कि आप ये बोर्ड के लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं कि ये वाला बॉक्स हम डिस्कस करने वाले हैं। ये पहले हम ऐसे सीक्वेंस में चलेंगे, उसके बाद हम हड़प्पा सिविलाइजेशन को यहाँ से कवर करेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता के पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि हम कहाँ तक पहुँचे थे, कहाँ तक लास्ट टाइम हमने ये जो कैल्कोलिथिक एज है, जो ताम्र पाषाण युग है, इसको कंप्लीट किया था। तो थोड़ी सी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें हैं जो कुछ पॉइंट्स हमको पता होना चाहिए, उसको मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा। उसके बाद हम चलेंगे इधर हड़प्पा सभ्यता पे, ठीक है। तो गाइस, ऐसा होता है कि जो अपन कैल्कोलिथिक एज, जो ताम्र पाषाण युग पे हमने जो पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि प्री हड़प्पन जो कि एक ट्रांजिशन फेज था, मध्य पाषाण और नव पाषाण, मतलब वो पूरी तरह से कैल्कोलिथिक, मतलब पूरी तरह से ना तो नव पाषाण था, न पूरा पाषाण था। सॉरी, पूरा पाषाण अपन ने तीन पाषाण युग में तीन चीजें पढ़ी थी: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। इंग्लिश में बोले तो पैलियोलिथिक, मेसियोलिथिक एंड नियोलिथिक। अब यहाँ क्या हुआ कि अलग अलग कल्चर डेवलप होने लगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, होमोसेपियंस से अब आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो अलग अलग, जैसे कि आप पहले नंबर पे आप देख पा रहे हैं कि आहार कल्चर, जो आहार कल्चर आप देख पा रहे हैं, आहार कल्चर जो कि बानस रिवर वैली, बानस नदी घाटी जो है, मतलब वहां पर एक आहार कल्चर देखने को मिला अपने। ये वाला जो आप देख पा रहे हैं, ये वाला आहार कल्चर के बाद सेकंड नंबर पे आ रहा है पॉइंट कयात कल्चर। अब ये जो कयात कल्चर है, जब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, तो कयात कल्चर वेस्टर्न मध्य प्रदेश, मतलब पश्चिमी मध्य प्रदेश का एक भाग है, ठीक है। और जो कयात जो है वो काली सिंध नदी जो है मध्य प्रदेश में बहती है, उसके तट पे है ये कयात कल्चर। तो अलग अलग कल्चर्स। अब थर्ड नंबर पे आप देख पा रहे होंगे कि सवल्दा कल्चर जो कि पश्चिमी महाराष्ट्र में देखने को मिल सकता है हमें। ताप्ती नदी के घाट पे बोल सकते हैं हम, रिवर वैली पे, ठीक है। फिर इसके बाद प्रभासपट्टम कल्चर, ये वाला जो है, ये जो बता रहा हूं मैं, ये वाला बॉक्स क्लियर कर रहा हूं आपको। प्रभासपट्टम कल्चर, फिर चिरान कल्चर और जोरवे कल्चर। अभी चिरान कल्चर और ये जोरवे कल्चर ये भी साथ में चलते जा रहे हैं। मतलब क्या हो रहा है कि चिरान कल्चर पश्चिमी बिहार का कल्चर है बेसिक तौर पे, ठीक है। और ये जो जोरवे कल्चर है वो है पश्चिमी महाराष्ट्र, ये भी पश्चिम महाराष्ट्र में ही आता है। तो इस तरह से क्या हुआ। इसके बाद रंगपुर भी आता है, रंगपुर कल्चर। तो ये जो संस्कृतियां हैं, ये जो कल्चर है, ये भी साथ साथ समकालीन चलते गए। तो इन कल्चर के हिसाब से ही एक सभ्यता डेवलप होती गई, एक सभ्यता का विकास होता गया, ठीक है। अच्छा, हमने सभ्यता तो पढ़ ली, मतलब ये कैल्कोलिथिक एज के बाद हमने ये सभ्यता पढ़ ली। सभ्यता के बाद एक फैक्टर और निकल के आता है कि यहाँ पर आयरन एज भी बीच में, मतलब ये हड़प्पा सभ्यता के बाद में है वैसे तो, पर इसके बारे में कुछ जानकारी हमें होना चाहिए। इसमें क्या होता है, आयरन एज जब बीच में आई, तो इसमें ये बेसिक तौर पे इसका जो पीरियड था वो 1000 बीसी से लेकर 500 बीसी तक का था, ठीक है। और इसे हम लो युग कहते हैं हिंदी में।
इसमें कुछ एविडेंस, कुछ साक्ष्य, कुछ पुरातात्विक साक्ष्य भी बोल सकते हैं, वो भी देखने को मिलेगा हमें यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद अब इसमें देखिए कि आयरन एज जो है, मैं अभी भी आपको कह रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ ये चीज कि ये जो आयरन एज आएगी ये हड़प्पा सभ्यता के बाद आएगी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के पहले हमें ये कल्चर तक हमने पढ़ा, अब बीच में हड़प्पा सभ्यता आएगी, उसके बाद आयरन एज आएगी। ठीक है, लोह युग जो बोलते हैं जिसे हम, लेकिन इसको पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि कुछ ना कुछ इनके जो फैक्टर है, इनका जो कल्चर है वो हड़प्पा में देखने को मिला था, है ना। अब ये अच्छा, एक बात और मैं आपको ये आयरन एज के बारे में कुछ एविडेंस के बारे में बता रहा था कि इसके जो साक्ष्य है वो हमें वैदिक सभ्यता, जो वैदिक सभ्यता जो हड़प्पा सभ्यता के जस्ट बाद हम पढ़ने वाले हैं, तो वैदिक सभ्यता में भी लो युग के बारे में हमें पता चलेगा कि उसके कुछ जैसे वैदिक सभ्यता स्टार्टिंग में तो नहीं पता चलेगा, अर्ली वैदिक सभ्यता में नहीं पता चलेगा, जो लेटर, जो लास्ट में खत्म होने से पहले जो हमारा अपन बोल सकते हैं कि जो क्या बोलते हैं उसे, यजुर्वेद आया है, उसमें इस चीज का उल्लेख है ना। जैसे उसमें वहां पे पता चला कि लोहित अयास, दो शब्द आए थे, लोहित अयास और कृष्ण अयास। तो लोहित अयास जो है वो आमतौर पर यहाँ पर कॉपर धातु के लिए, जो तांबा है, तांबा धातु के लिए यूज में लिया गया था। वहां पे जो वर्ड आया है उस वैदिक सभ्यता में जब हम ये पढ़ते हैं तो वहां पे कुछ जैसे ऐसा हम कहते हैं कि ग्रंथ हो गए, इनमें कुछ ऐसे वर्ड्स मिले, कुछ ऐसे शब्द मिले जिसमें हमें इनके बारे में पता चला कि ये चीज हुआ करती थी। तो लोहित अयास जो कि तांबा, जिसका मतलब है तांबा मेटल, तांबा धातु के बारे में, और कृष्ण अयास जो कि जिसका मतलब है आयरन, लोहा के बारे में वहां पे बताया गया है। कुछ अगर हम देखा जाए कि आगे लोहे के बारे में कहाँ पे हमको प्रमाण मिलते हैं इस चीज के कि लोहा यूज में हुआ था, हम प्रमाण पे सब डिपेंडेंट है। पूरी जो सिविलाइजेशन है, हड़प्पा सिविलाइजेशन और वैदिक सिविलाइजेशन पूरी प्रमाण पे, पूरी विटनेसेस पे बेस्ड है। तो अगर अपने को इस सभ्यता को अच्छे से समझना है तो हमें प्रमाण को पता रखना पड़ेगा कि कौन से प्रमाण कहाँ मिले हैं, तो उससे हमको ये पता चलता है कि वहां पे हाँ ये चीजें यूज की गई होगी। ठीक है, इसके बाद वहां पे बुद्ध ग्रंथ कुछ थे जिसे हम बोलते हैं सुत्त पिटक जो बोलते हैं, उस पे सुतनीपत करके टेक्स्ट मिला है। वहां वो भी बेसिक तौर पर यही बताता है कि जुते हुए जो खेत है उसमें भी जो लोहा का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल साइट की बात करें तो आर्कियोलॉजिकल साइट में कैसे प्रमाण मिले, जो गैंगटिक वैले है, जो नॉर्थ इंडिया में जो गैंगटिक वैले, जैसे क्या हुआ था कि 16 महाजनपद में बटा था हमारा नॉर्थ इंडिया, तो जो 10 गैंगटिक वैले जो थे, वो गैंगटिक वैले के अंदर जो थे वो 10 महाजनपद आ रहे थे और बाकी इसके बाहर आ रहे थे 6 गैंगटिक वैले। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें इंपॉर्टेंस, ये हो गया है इसका, लगभग टॉपिक पूरा क्लियर हो चुका है और अब हम हड़प्पा सभ्यता पे आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये हड़प्पा सभ्यता अब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ये हड़प्पा सभ्यता क्या है, अब हमारे दिमाग में आ रहा होगा कि ये इसका नाम हड़प्पा सभ्यता ही क्यों है, या हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसका एक नाम और है। इसका एक नाम क्या है, इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। अब इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन भी क्यों बोलते हैं इसमें, क्योंकि 80% जो कॉन्सेंट्रेशन मिले वो सरस्वती के भी मिले हैं यहाँ पर, तो इसलिए इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन, लेकिन प्रायोरिटी में इसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सिविलाइजेशन इसलिए रखा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन तो इसका प्राचीन नाम कह सकते हैं, इसका ओल्डेस्ट नेम कह सकते हैं, लेकिन हड़प्पन सिविलाइजेशन इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि ये पहली खोजी हुई साइट थी। पहला स्थान जो था जो इस सभ्यता में खोजा गया वो हड़प्पा सभ्यता थी 1921 में। ठीक है, इसके बारे में हमने जनरल इंफॉर्मेशन ले ली। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि जो टॉप पे लिखा हुआ है ये नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट और एरिया, 3 पॉइंट्स है। तो नॉर्थ से साउथ हड़प्पा सभ्यता का अगर हम एरिया की बात करें तो 1400 किलोमीटर में इसका फैला हुआ है हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, ये है उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट अगर हम बात करें, पूर्व से पश्चिम की ओर 1600 किलोमीटर यानी 1600 किलोमीटर फैला हुआ है। इसके बाद हम एरिया की बात करें, इसके बाद हम क्षेत्रफल की बात करें तो
12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। सबसे मेन बात जो इसमें ये आती है कि हड़प्पा सभ्यता में जो फर्स्ट टाइम इंडस जो वर्ड आया वो किसने दिया? जॉन मार्शल। अब ये एक फैक्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाते हैं जो पीएससी वगैरह में पूछे जाते हैं या रेलवे में डायरेक्ट फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। तो जॉन मार्शल ने एक इंडस टर्म दी थी, इंडस सिविलाइजेशन, पहली बार ये टर्म यूज की थी। एक स्कॉलर थे ये बेसिकली, ठीक है। इसके बाद हाँ, हड़प्पा सभ्यता को कांस्यकालीन सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें अब फर्दर जो है इस तांबा जो हमारा है वो तांबा हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है। तांबा हम पहले से पढ़ते जा रहे हैं कि कैल्कोलिथिक एज जो ताम्र पाषाण युग से हमें तांबा मिल चुका है। तो अब ये जो सभ्यता है वो पूरी तांबे पे काम करेगी, मतलब तांबे से जो एलॉय बनते हैं, ब्रॉन्ज, कांस्यकालीन सभ्यता, उसको उस पे काम हुआ है यहाँ पर। और कॉपर पे भी होगा, ऐसा नहीं है कि कॉपर पे नहीं होगा। कॉपर का एलॉय है ब्रॉन्ज बेसिक तौर पे। अब इसके जो प्रमाण है, इस सभ्यता कहाँ कहाँ फैली हुई है, इसको पता अपने को दिमाग में होना चाहिए कि ये कहाँ कहाँ है। तो अब इसको हम देखें तो ये बलूचिस्तान, सिंध प्रांत में, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, पश्चिम उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र में फैली हुई है ये पूरी सभ्यता, ठीक है। ज्यादा पार्ट इसका जो है वो पाकिस्तान में है और बाकी इंडिया में फैला हुआ है। कुछ इसका अफगानिस्तान में भी पार्ट है, ऐसा नहीं है। कुछ वहां पर हमें साक्ष्य मिलते हैं अफगानिस्तान में भी, ठीक है। अच्छा, एक कुछ फैक्ट्स जो मैं बताऊं इस बारे में आपको। तो अभी हम एक हड़प्पा, घग्गर और मोहनजोदाड़ो जिस एक्सिस पे, मतलब हड़प्पा सभ्यता जो खोजी गई है, जो हड़प्पा स्थान, जो हड़प्पा साइट खोजी और मोहनजोदाड़ो साइट खोजी गई, और एक घग्गर नदी जो राजस्थान से होकर गुजरती, इनकी एक्सिस को हार्टलैंड ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन कहा जाता है। हार्टलैंड ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन कहा जाता है, ओके। अब यहाँ पे हम जो आप ये डायग्राम देख पा रहे हैं, ये जो कोने में राइट साइड में कॉर्नर पे जो डायग्राम देख पा रहे हैं, इसमें मैंने क्या किया है, बेसिक तौर पे यहाँ पे ये पॉइंट्स बना रखे हैं कि जब हम इसका पश्चिमी बिंदु, उत्तरी बिंदु और पूर्वी बिंदु और दक्षिण बिंदु, इन सारे बिंदुओं को जोड़ते हैं तो जो आकार बनता है वो त्रिभुजाकार, ट्रायंगुलर शेप बनता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन का शेप कैसा है, तो हम लिखेंगे क्या, ट्रायंगुलर शेप है। इसके बाद अब हम सबसे पहली सभ्यता पढ़ने जा रहे हैं जो कि है हड़प्पा सभ्यता, सभ्यता नहीं, पहली साइट को हम पढ़ने जा रहे हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में। हड़प्पा सिविलाइजेशन यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1921 जो हम पढ़ने जा रहे हैं, 1921 में दयाराम साहनी जी ने दी थी, इसकी खोज की थी। इसमें 12 रूम का ग्रेवियार्ड, 12 रूम ग्रेवियार्ड यानी कब्रिस्तान का खोजा गया था, जिसमें जो R37 की जब हम बात करते हैं वो खोजा गया था, जिसमें 57 स्केलेटन, 57 मानव कंकाल पाए गए थे। यहाँ पर क्या क्या मिला, अब ये भी बहुत जरूरी है कि कहाँ से क्या चीज मिली है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन फैक्चुअल बेस आ जाते हैं कई बार, ठीक है। तो फसलें मिली यहाँ पे मूर्तियां मिली, यहाँ पे मोहरे मिली, मोहरे स्टेटाइट की मिली, ग्रैनरीज मिली, अन्नागार मिले, क्ले फिगर, मिट्टी के कुछ खिलौने मिले, डाइस मिले, पासा मिला, ठीक है। अब इन पे हम काम करेंगे आगे कि कहाँ से कौन सी चीज मिली, तो उस पर हम आगे पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं वहां से, ठीक है। मोहनजोदाड़ो सेकंड नंबर पे हम बात करने वाले हैं मोहनजोदाड़ो। ये 1922 में R.D. बैनर्जी साहब ने इसको खोजा था। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ग्रेट ग्रैनी, विशाल अन्नागार, विशाल स्नानागार, जो सबसे बड़ी बिल्डिंग है पूरी सिविलाइजेशन की, वो मिली। स्टेच्यू मिली, नटराज की एक मूर्ति मिली, पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मानव कंकाल मिले, मेसोपोटामिया सभ्यता की सील्स मिली, जो
लगभग 1398 सील है। 58% सील जो है वो यहाँ की मेसोपोटामिया सभ्यता की थी। सील जितनी भी सीलें मिली, सील यानी मोहरे, जितनी भी मोहरे मिली, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर स्वास्तिक का सिंबल मिला टोटल, मतलब अगर हम बात करें तो 64 सिंबल, 64 अलग अलग आकृतियां मिली, जिसमें एक स्वास्तिक की आकृति। तो अब प्रश्न आ जाता है कि स्वास्तिक आकृति कौन सी साइट पे मिली। तो इस मोहनजोदाड़ो साइट पे हमें स्वस्तिक आकृति है, स्वस्तिक सिंबल को हमने ढूंढा था। अब मेकअप बॉक्स मिला, कॉलेज, मतलब कॉलेज एक थोड़ा, एक कॉलेज की बात करें, एक विश्वविद्यालय की बात करें, एक डांसिंग गर्ल, नाचती हुई गुड़िया मिली, लड़की मिली। फिर चंद उदारो, चंद उदारो जो 3rd नंबर की हम वो पढ़ने वाले हैं, चांद उदारो। तो चांद उदारो सिंध पाक में आता है। ये 1931 में इसको खोजा गया था। ये इंडस रिवर पे है। चांद उदारो जो है वो इंडस रिवर पे है, ये वाली साइड। और ये मजूमदार साहब ने इसको खोजा था। ये आप देख पा रहे हैं, ये जो चांद उदारो लिखा है, ये मजूमदार साहब ने खोजा गया था। टेराकोटा का मॉडल मिला है यहाँ पे, मतलब बुल्लक कार्ड जो बोलते हैं हम। बुल्लक कार्ड मतलब कि बैलगाड़ी का एक मॉडल मिला था यहाँ पे, पहली बार जो हमने देखा था यहाँ पे मिला। तो वो भी यहाँ पे खोजा गया था, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये एकमात्र ग्रामीण स्थान हमें मिला था। ये जो है चांद उदारो जो है, ये एकमात्र ग्रामीण स्थान था, और इसमें हाथी के दांत भी मिले। फिर इसके बाद हम 4थे नंबर पे जो लास्ट में आप देख पा रहे हैं लोथल है। ये लोथल जो है, ये लोथल बेसिक तौर पर जो साइट है वो गुजरात की है, जो कि भोगवा नदी पे है। और इसको 1955 में खोजा गया था RSR राव साहब ने, ठीक है। और अभी हमने चारों पॉइंट को देखा कि जो आप देख पा रहे हैं, ये वाले, ये चारों पॉइंट जो थे, ये सूतकांगडोर बलूचिस्तान पाक में आता है। साउथ ईस्ट पॉइंट, दक्षिणी बिंदु देमाबाद महाराष्ट्र में आता है। उत्तरी बिंदु मांडा जम्मू कश्मीर में आता है। जम्मू कश्मीर में ये चेनाब नदी पे आता है, ठीक है। और सूतकांगडोर है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। सूतकांगडोर जो है वो दक्ष नदी पे आता है। और जो ये यूपी में आलमगीरपुर है, ये पूर्वी पॉइंट है इसका, पूर्वी पॉइंट जो कि हिंडन नदी पे आता है, ठीक है। और देमाबाद का तो मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी शायद, कि ये गोदावरी नदी पे आता है। तो ये इस तरह से अपने को नदी का भी याद रखना पड़ेगा कि कौन सी साइड किस नदी पे आती है, प्लस कौन सी साइड पर क्या क्या खोजा गया है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोथाल पढ़ रहे थे। लोथाल सबसे पुराना पोर्ट है, एकमात्र नहीं है, सॉरी, सबसे पुराना पोर्ट है, जहां पर अलग अलग मुद्राएं, पर्शिया की मुद्राएं खोजी गई, जहां पर घोड़े की हड्डियां पाई गई, चावल जो है, चावल अनाज, उनके प्रमाण मिले, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं कालीबंगन पे। कालीबंगन जो है, जो राजस्थान की साइट है, कालीबंगन राजस्थान की साइड है, जो कि घग्गर नदी पे अरविंद ए घोष साहब ने 1953 में खोजी थी, ठीक है। इसमें जूते हुए खेत मिले, सिलेंड्रिकल सील जिसे हम कहते हैं, बेलनाकार मोहरे मिली, ठीक है। ढोलवीरा, अच्छा, कालीबंगन के लिए एक अच्छा सा नाम है। कालीबंगन को कहते हैं, यहाँ पे कालीबंगन जो राजस्थान की साइट है, यहाँ पे उसका एक नाम है, एक सेकेंड में आपको देख के बता देता हूँ। हाँ, बैंगल्स ऑफ ब्लैक कलर कहते हैं। कालीबंगन जो साइट है उसको बैंगल्स ऑफ ब्लैक कलर के नाम से जाने जाते हैं। और जो मोहनजोदाड़ो साइट है उसको नखलिस्तान या ओसिस ऑफ सिंध कहा जाता है। नखलिस्तान या ओसिस ऑफ सिंध कहा जाता है, ठीक है। ये एक फैक्ट था जो मैंने आपको बता दिया है, एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं ढोलवीरा। ढोलवीरा जो लास्ट में आप देख पा रहे हैं 6ठे नंबर पे, ढोलवीरा जो साइट है वो साइट है गुजरात की, जो कि अगेन भोगवा नदी पे आएगी,
और जो कालीबंगन है, कालीबंगन जो आती है वो घग्गर नदी पे आती है, माफ कीजिएगा मैंने शायद लास्ट टाइम इस पे भोगवा नदी बोल दिया था, लेकिन कालीबंगन जो है वो घग्गर नदी पे आएगी और ढोलवीरा जो है वो भोगवा नदी पे आएगी। ठीक है, ये भी 1990 में मतलब खोजी गई साइट है। यहाँ पर वाटर हार्नेसिंग हार्नेसिंग सिस्टम मतलब एक जल जल का एक प्रॉपर मैनेजमेंट सिस्टम हुआ करता था, ड्रेनेज सिस्टम जो हम बोल सकते हैं, जल निकाय, जो जल निकासी बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में, जल निकासी व्यवस्था, जल निकासी व्यवस्था एक आई है, वो भी इसके अंतर्गत आई है। ढोलवीरा, जो ढोलवीरा आप पढ़ रहे हैं ये ढोलवीरा में आई है। ठीक है, इसके बाद बनवाली, बनवाली एक साइट थी, वो भी खोजी गई है। बनवाली साइट में, बनवाली जो साइट है ये हरियाणा में आती है। ठीक है, ये सरस्वती नदी पे आती है और ये बिष्ट आर डी बिष्ट साहब ने खोजी थी इसे। ठीक है, इसके अंदर प्रॉपर टाउन प्लानिंग के बारे में, मतलब टाउन प्लानिंग बहुत अच्छी मानी जाती थी कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे अच्छी टाउन प्लानिंग होती थी। ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पे भी है, जल निकाय सिस्टम यहाँ पे भी है, इस पर काम होना चालू हो गया था। फिर आखिरी में अब जो पढ़ पा रहे हैं वो देनाबाद है, जहाँ पे ब्रॉन्ज इमेज, ब्रॉन्ज यानी कांस्य का चित्र मिला। ठीक है, कैरियोटर विद कैरियोट जो बोलते हैं हम, जिसे हम, ठीक है। ये तो अब ये जो इम्पोर्टेंट साइट है उससे मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा जो साइट्स हैं मैं आपको उनको भी नाम, उनका नाम भी आपको बता देता हूँ। जैसे रोपर है पंजाब में, जो सतलज नदी पे है। ठीक है, रंगपुर अहमदाबाद, अहमदाबाद गुजरात में है, साबरमती नदी पे है। ठीक है, इसके बाद राखीगढ़ी, हाँ राखीगढ़ी बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। क्यों है? क्योंकि सबसे ज्यादा लार्जेस्ट प्लेस जो है वो इंडिया में, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि लार्जेस्ट प्लेस ऑफ इंडिया इन हड़प्पा सिविलाइजेशन कहाँ है, तो वह है राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा का पार्ट है। सरस्वती नदी पे आएगा, सरस्वती नदी पे आएगा। ठीक है, इसके बाद सरस्वती नदी पे आएगा, राखीगढ़ी हो गया। हाँ, दो चीजें हैं इसमें, दो फैक्टर्स हैं कि राखीगढ़ी इंडिया में सबसे ज्यादा लार्जेस्ट साइट राखीगढ़ी में है, लार्जेस्ट। ठीक है, और सबसे ज्यादा साइज, मैक्सिमम नंबर ऑफ साइट गुजरात में मिलेंगी। ठीक, और जो एक एक लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस, पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन की लार्जेस्ट साइट की बात की जाए तो वो है मोहनजोदाड़ो। ठीक है, मोहनजोदाड़ो सबसे लार्जेस्ट साइट है इंडिया में, राखीगढ़ी है जो कि हरियाणा में। ठीक है, और मैक्सिमम साइट की बात करें तो वो गुजरात में। ठीक है, तीन फैक्ट्स मैंने आपको बता दिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब कुछ अदर फैक्ट जो है जिन पे हमको बात करनी है, ये वाला बॉक्स हम डिस्कस करेंगे। ये जो बॉक्स दिख रहा है, ये वाला बॉक्स पे इन पॉइंट्स पे हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सबसे बढ़िया जो प्रणाली थी यहाँ पर वो ग्रिड पद्धति पे काम होता था। यहाँ पे ग्रिड पद्धति प्रॉपर थी, जहाँ पे एक घर घर जो बनते थे वो मैंने आपको जैसा कि बताया कि घर प्रॉपर तरीके से बनते थे। वहाँ पे जल प्रबंधन, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम अच्छा हुआ करता था। वहाँ पे बांध, भले बांध का जो कंसेप्ट है वो वहीं से आया है, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, मतलब रोड के कोने कोने पे घर देते थे, मतलब टाउन प्लानिंग इस तरह से की जाती थी कि वहाँ अब अभी आज की बात करें अगर हम, तो जो घर बनते हैं, कहीं भी बने हुए हैं घर, मतलब प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है कैसे क्या बनाना है घर को, तो पर वहाँ बिल्कुल एक प्रॉपर स्ट्रक्चर दिया जाता था घर जब बनते थे। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ब्रिक्स वगैरह भी आ गई थी। ब्रिक्स पे कुछ सिंबल्स वगैरह, किसी कुत्ते के या ऐसे जानवरों के वो भी मिले हैं यहाँ पे, प्रमाण भी मिले कि जानवर होते थे यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद हम अगला पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। ड्रेनेज सिस्टम हो गया, फोर्टिफाइड सिटाडेल। अब फोर्टिफाइड सिटाडेल जो होता है, ठीक है, फोर्टिफाइड सिटाडेल
तो फोर्टिफाइड सिटाडेल जो ये कोने में आप देख पा रहे हैं, ये वाला फोर्टिफाइड सिटाडेल बेसिकली किले टाइप हम कह सकते हैं। सूरकोटदा जो एक साइट है जो हम देख सूरकोटदा जो गुजरात में बेसिक तौर पे साइट है, वो वहां पर घोड़े के साक्ष्य मिले हैं। इसके बाद क्रॉप्स की बात करें तो क्रॉप्स फसल और जानवरों की बात करें तो फसल में यहाँ पर मस्टर्ड, सरसों होती थी, कपास होता था। वो कपास पहली बार, कॉटन जो है विश्व में पहली बार जो देखी गई है वो इसी सभ्यता में देखी गई है। ठीक है। एनिमल में यहाँ पे गोट होती थी, बैल होते थे, गाय होती थी, काऊ होती थी, बफेलो भैंस होती थी, कुत्ते होते थे, बिल्ली होती थी, पिग होते थे, डियर होते थे, टॉर्टोइस कछुए होते थे, हाथी होते थे, राइनासोर्स होते थे, टाइगर होते थे। शेर के प्रमाण यहाँ पर नहीं मिले हैं। ठीक है। किन किन चीजों के प्रमाण नहीं मिले वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आपको ये वाला देख पा रहे हैं, लायन। अच्छा, लायन के प्रमाण नहीं मिले थे और यहाँ पर मंदिर कुछ नहीं होते थे। मतलब भले मूर्तियां मिली हैं, यहाँ पे नटराज की मूर्ति मिली है, पशुपतिनाथ की मिली है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मंदिर नहीं होते थे। वो लोग जानवरों की पूजा करते थे, वो लोग पेड़ की पूजा करते थे। ठीक है, ये चीजें थी पर मंदिर नहीं थे वहाँ। पॉलिटिकल कोई एस्पेक्ट वहां पे देखने को नहीं मिला, लेकिन हाँ कोई रूलिंग अथॉरिटी, एक कोई समुदाय होता था जो निर्णय लेता था, पर ऐसा कुछ पॉलिटी देखने को नहीं मिली है वहां पर। ठीक है। ये एक शहरी सभ्यता है, मैंने पहले भी बताया, एक अर्बन सिविलाइजेशन है। ठीक है। कालीबंगन पे पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट देखने को मिली है। पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट का मतलब है कि कह सकते हैं हिंदी में जिसे कहते हैं चित्रात्मक लिपि। चित्रात्मक लिपि यहाँ पर देखने को मिली है, जैसे हम कह सकते हैं लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, और अल्टरनेट लाइन बाय लाइन चलती थी वहां पर ये लिपि। और 64 अलग अलग तरह के सिंबल यहाँ पर देखने को मिले हैं। ठीक है, जिसमें एक स्वास्तिक सिंबल हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। इसके बाद अब एक चीज जो है दिमाग में आती है कि ये डिस्ट्रॉय क्यों हुई सभ्यता। तो ऐसा हुआ कि धीरे धीरे सभ्यता जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, अब बाढ़ आ गई, लोग बीमार हो गए, होते चले गए, मरते चले गए, जो जिस रीजन में थी वो एरिया तबाह होता गया। इस तरह से 1750 बीसी के आसपास जो इस हड़प्पा सभ्यता का अंतिम दौर था, वो ये 1750 बीसी में ये सभ्यता समाप्त हो गई। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता और ये हड़प्पा सभ्यता तक हमने लगभग सारे ऑलमोस्ट पॉइंट कवर कर लिया है। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके।